नमस्ते। सरकारी नौकरी एक ऐसा सपना जो लाखों लोग देखते हैं और इस सपने की बुनियाद है बराबरी का मौका। पर यह मौका हमें मिलता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो सवाल यही है कि आखिर हमारा संविधान ये पक्का कैसे करता है कि हर सरकारी नौकरी में हर किसी को एक फेयर चांस मिले। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अनुच्छेद 16 के उस सबसे जरूरी नियम से जो हर नागरिक से बराबरी का वादा करता है। चलिए देखते हैं ये है क्या। देखिए, आर्टिकल 16 का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सीधा साधा है। ये बस इतना कहता है कि जब भी सरकार कोई नौकरी निकालेगी तो भारत के हर नागरिक को अप्लाई करने का बराबर मौका मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है आर्टिकल 15 और 16 के बीच, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 15 तो एक जनरल रूल है, मतलब किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ। लेकिन आर्टिकल 16 ये बिल्कुल लेजर फोकस्ड है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों पर, प्राइवेट नौकरियों पर नहीं। तो ये समान अवसर या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये कि पूरी प्रोसेस फेयर होनी चाहिए। सोचिए, एक ही एग्जाम, सबके लिए सेम क्राइटेरिया और एक ही कट ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो किसी खास धर्म, जाति या जगह से आता है। और हमारा संविधान इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आर्टिकल 16(2) बाकायदा 7 ग्राउंड्स गिनाता है जिनके आधार पर भेदभाव हो ही नहीं सकता। इन्हें याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक है, RRCS-DPR। एक बात पर गौर कीजिएगा, इसमें आर्टिकल 15 से 2 ग्राउंड ज्यादा है, वंश यानी डिसेंट और निवास यानी रेजिडेंस। तो ठीक है, नियम तो हो गया समानता का, लेकिन हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं और संविधान भी कुछ खास सिचुएशंस में इन नियमों में ढील देता है। तो चलिए अब इन एक्सेप्शंस को समझते हैं, क्योंकि ये भी उतने ही जरूरी हैं। पहला एक्सेप्शन है रेजिडेंस या डोमिसाइल को लेकर। आर्टिकल 16(3) कहता है कि पार्लियामेंट, और ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, कानून बनाकर कुछ खास सरकारी नौकरियों के लिए ये शर्त लगा सकती है कि कैंडिडेट उसी राज्य का निवासी हो। ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। कोई स्टेट की विधानसभा अपने मन से ऐसा कानून नहीं बना सकती। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का एक बहुत ही क्लियर डिवीजन है। अब आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पर। ये जुड़ा है धार्मिक संस्थानों से। आर्टिकल 16(5) ये कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी खास धर्म का है तो वो उस धर्म से जुड़े पदों पर अपने ही धर्म के लोगों को रख सकता है। बिल्कुल लॉजिकल है ना? जैसे किसी मंदिर का पुजारी या किसी मस्जिद के इमाम, वो उसी धर्म के होंगे। तो अब हम आ रहे हैं आर्टिकल 16 के सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले हिस्से पर। जी हाँ, बात हो रही है आरक्षण यानी रिजर्वेशन की। और इसे समझने के लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। इसे समानता का उल्लंघन नहीं, बल्कि असल समानता लाने का एक जरिया माना गया है। आरक्षण की पूरी बुनियाद टिकी है आर्टिकल 16(4) पर। ये क्लॉज स्टेट को पावर देता है कि वो उन पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व कर सके जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये जो दो शब्द है ना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यही पूरे रिजर्वेशन सिस्टम का बेस है। बात सिर्फ भर्ती तक नहीं रुकती। इसके बाद आता है प्रमोशन में रिजर्वेशन। 77th अमेंडमेंट से आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया। इसके तहत एससी और एसटी कैटेगरी के कर्मचारियों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल सकता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं। अब एक और दिलचस्प बात, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर 50% की एक लिमिट लगाई हुई है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी साल रिजर्व्ड सीटें खाली रह जाएं, भरे ही नहीं? यहीं पर एंट्री होती है कैरी फॉरवर्ड रूल की, जिसका सीधा कनेक्शन इसी 50% की लिमिट से है। तो आर्टिकल 16(4)(b) ये कहता है कि अगर किसी एक साल में रिजर्व्ड सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उन खाली सीटों को अगले साल की वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है, मतलब उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो कैरी फॉरवर्ड की हुई सीटें हैं, इन्हें अगले साल की 50% वाली लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं तो लिमिट तो टूट जाएगी। इन्हें एक अलग बैकलॉग वैकेंसी माना जाता है। और ये सिस्टम आया था 81st संविधान संशोधन से। और अब बात करते हैं सबसे नए बदलाव की,
आर्टिकल 16(6) की। इसे 103वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की बात करता है। इसकी खास बात यह है कि ये मौजूदा एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग है और इसका आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स क्या दिखाते हैं? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे समाज बदला, ज़रूरतें बदलीं, वैसे वैसे समानता के इस आइडिया को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए इसमें बदलाव किए गए। चलिए, काफ़ी कुछ समझ लिया हमने। तो अब एक काम करते हैं, एक क्विक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं ताकि सारे ज़रूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो मेरे साथ फटाफट दोहराइए। 16(1) सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका। 16(2) 7 आधारों पर भेदभाव मना है, RRCSDPR। 16(3) निवास का नियम लेकिन पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का आधार। 16(4A) SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन। 16(4B) कैरी फॉरवर्ड रूल जो 50% लिमिट से अलग है। 16(5) धार्मिक पदों पर अपवाद और आखिर में 16(6) EWS के लिए 10% कोटा। सिंपल। तो देखा, अनुच्छेद 16 कैसे नौकरियों में बराबरी को एक कानूनी हकीकत बनाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मौके की बराबरी देना एक बात है, पर समाज में जो सदियों से चली आ रही छुआछूत जैसी बुराई है, जो एक ऐतिहासिक अन्याय है, संविधान उसका क्या करता है? उसे कैसे खत्म करता है? इस बहुत बड़े सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले पड़ाव में, अनुच्छेद 17 के विश्लेषण में।